नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक ऑपरेशन को बड़ी सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और उसका अखाड़ा बन गया है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली का एक फार्म हाउस और सोशल मीडिया पे एक से एक फन्ने खां बैठे हैं, अजब अजब शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराएंगे, कह रहे हैं और वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जलते उनसे गलती हो गई हड़बड़ाहट में। थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो प्रतिशोध की ज्वाला में इस तरह से जल रहे थे कि इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने अपने मन की बात कह दी और कह दी वो बात। जहां पहुंचनी थी वहां पहुंची तो जरूर, लेकिन उसके पहले कहीं और पहुंच गई और ये पूरा मामला फेल हो गया और ये ढाक के तीन पात हो गए। हालांकि वो कर रहे थे राष्ट्रहित के लिए। अब देखिए, टिप्पणी देखिए, इस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं कि एक तो प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहे थे और इसलिए वो धैर्य नहीं रख पाए और धैर्य नहीं रखने की वजह से हड़बड़ाहट में उन्होंने कुछ कह दिया और जो कहना चाह रहे थे, जिन तक वो संदेश पहुंचाना चाह रहे थे, उन तक संदेश पहुंचा तो जरूर, अलग अलग माध्यमों से भी पहुंच गया, लेकिन वो संदेश फिर वहां भी पहुंच गया जो उनको नुकसान कर गया। और ये जो हड़बड़ाहट थी, ये उनको करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि वो हड़बड़ाहट में इसलिए थे क्योंकि देश हित के बारे में वो सोच रहे थे। ये चर्चाएं चल रही हैं। देश हित को सर्वोपरि रखे हुए थे। कौन साहब? माननीय धनखड़ साहब राष्ट्रपति भवन छोड़ चुके हैं। देश के सबसे सबसे तो नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त, सजा याफ्ता उनके सुपुत्र अभय चौटाला जी के फार्म हाउस पे जाके वो आजकल बसेरा डाले हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। आराम नहीं फरमा रहे हैं, लोगों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रखी है आजकल। बड़ा जोर चल रहा है, बहुत जोर। अगर आप में से बहुत लोगों को वो पुराना दौर याद नहीं हो, वो वोट क्लब याद नहीं हो, वो चौधरी देवीलाल याद नहीं हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मांडाधीश, मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह याद नहीं हो। आजकल के नौजवान को हो सकता है कि जो 90s के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनको शायद वो वो पिक्चर, वो फोटोग्राफ शायद उनको नहीं दिखे होंगे। तो एक बार सर्च करके देखिएगा वोट क्लब की उनकी वो रैली और वो जुगलबंदी चौधरी देवीलाल की, विश्वनाथ प्रताप की, राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है, ये नारा लगता था विश्वनाथ प्रताप जी के बारे में। उसी दौर को दोहराने की कोशिश हो रही है राजधानी दिल्ली के एक फार्म हाउस से और उसके लिए एक तारीख मुकर्रर की गई है 9 सितंबर और दूसरा महीना मुकर्रर किया गया है नवंबर का। बड़ा दिलचस्प है मित्रों। पहले 9 सितंबर को सुन लीजिए ऑपरेशन और फिर उसके बाद नवंबर के बारे में भी बताएंगे आप। नवंबर का गेम प्लान क्या है, दोनों बड़ा जबरदस्त है। ऑपरेशन 9 सितंबर ये कहा गया है कि ये जो प्रतिशोध की ज्वाला में जो व्यक्ति जल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब मैं उपराष्ट्रपति बनाऊंगा। उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद से हटाया ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बड़े बेआबरू होकर जो ये निकले हैं उनके कूचे से, तो ये उनको गंवारा नहीं हो रहा है। इनकी भी रात की नींद हराम है और जब इनकी रात की नींद हराम है तो ये सोचते हैं कि दूसरे की भी रात की नींद हराम कर ही दी जाए। जब मैं नहीं सोऊंगा तो तुम्हें भी सोने नहीं देंगे। अब इसलिए उस पद को ये कह रहे हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। तुमने मुझे नहीं चाहा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जगह तुम्हारी पार्टी का कोई आदमी आएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो इससे बेहतर है अपने अभी तक के और वैसे राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है और ये दुश्मन थे भी नहीं कभी। तो लेकिन तात्कालिक रूप से जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं, उनके साथ मेलजोल कर लेंगे और उनके उम्मीदवार को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाएंगे। अब ये प्रण ले लिया है और ये प्रतिशोध की ज्वाला में जो जल रहे हैं, उसका एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं कि प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहने का जो काम चल रहा था विद इन द कैंपस ऑफ उपराष्ट्रपति भवन, वो तो चल ही रहा था। वो उसका नुकसान हो गया। जैसा एक भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे धनखड़ साहब। वो मोदी से प्रतिशोध लेना चाहते थे। मोदी को सत्ताच्युत करने की पूरी रणनीति बना रहे थे। तो इनका अब ये इरादा है कि नहीं, उपराष्ट्रपति हम बनाएंगे। और उपराष्ट्रपति के पहले जो प्रतिशोध की ज्वाला में जो वो जलने वाली जो बात थी, जिसमें एक उद्योगपति के माध्यम से और सीधी बातचीत भी की गई थी। अब वो तस्वीर भी सामने आ रही है धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में। एक शख्स है नारा लोकेश, और नारा लोकेश है चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र, जो चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में मंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश में बड़ी तेजी से यह चर्चा है कि बहुत जल्द नारा लोकेश को चंद्रबाबू नायडू राजनीति में पूरी तरह से स्टैब्लिश कर देंगे और अपने वारिस के रूप में अपने खड़ाओं का ट्रांसफर करेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये सब प्रस्ताव देखिए उपराष्ट्रपति भवन से आ रहा है। बड़ा दिलचस्प है वाकया। उपराष्ट्रपति भवन में नारा लोकेश की मुलाकात होती है धनखड़ से सीधे, और धनखड़ जी से मुलाकात में चर्चाएं अब आम हो रही हैं कि माननीय धनखड़ साहब ने नारा लोकेश के साथ चर्चा की और कहा कि आपका अब दौर आ रहा है और आपके पिता के एलिवेशन का भी दौर आ रहा है। बड़ी उनकी प्रतीक्षित ये इच्छा है, चिर प्रतीक्षित इच्छा है कि एक दिन केंद्र में उनके पास कोई कमान आए। ये तो मौका बड़ा अच्छा है। बीजेपी कमजोर है, 240 पर है, आपके बिना हो नहीं सकता है। तो कुछ ऐसा कुछ निकालिए तंत्र जिसमें कि आपके पिताजी को एलिवेट किया जा सके और आपका भी ख्वाब पूरा हो। आपका ख्वाब तो खैर पूरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, कभी भी आपके पिताजी आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आपके पिता का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और दक्षिण से नरसिम्हा राव के बाद यह ख्वाब ठीक से बन नहीं पाया, हड्डन हल्ली देवेगौड़ा के बाद। तो एचडी देवेगौड़ा के बाद दक्षिण से एक प्रधानमंत्री अगर आए तो कितना अच्छा रहे। ये सारी गुफ्तगू हुई उपराष्ट्रपति भवन में, ऐसी बड़ी चर्चा है। मुझे धनखड़ साहब ने फोन नहीं किया कि मैंने ये बात कही थी, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। लेकिन नारा लोकेश से जो मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय बात हुई। अब मैं हैरान हूं, उपराष्ट्रपति से नारा लोकेश का कौन सा वास्ता पड़ गया? क्यों नारा लोकेश और उपराष्ट्रपति, क्या मतलब इसका है? उपराष्ट्रपति से क्यों मिलेंगे नारा लोकेश? जरूरत क्या है? किस प्रोजेक्ट में नारा लोकेश को मदद करने वाले थे उपराष्ट्रपति? अरे भाई, आपको मिलना है प्रधानमंत्री से आके मिलिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलिए, राष्ट्रपति से मिल लीजिए। उपराष्ट्रपति कहां है भाई? उपराष्ट्रपति का क्या मोल क्या है? बस राज्यसभा की कार्रवाई चलाइए और वो एक डेकोरेटेड पोस्ट है। इसको समझने में माननीय धनखड़ साहब से भूल हो गई। वो ये समझ नहीं पाए। वो उपराष्ट्रपति के पद को ऐसा समझ लिए कि वो ऑल पावरफुल आफ्टर प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ अधिकार हैं उनके पास, लेकिन वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और कैबिनेट की शक्ति को पूरी तरह से इग्नोर कर बैठे। अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वज्ञ तो धनखड़ साहब ही हैं, इतने बड़े लॉयर हैं, फिर भी वो अपनी स्थिति को ठीक से इवैल्यूएट नहीं कर पाए। इस बात को भी नहीं समझ पाए कि कैबिनेट का क्या महत्व है और प्रमुख अमंग कैबिनेट जो है, वो प्राइम इन द कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री है। उसकी क्या भूमिका है
उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस बात को समझ नहीं पाए धनखड़ साहब। तो ऑल पावरफुल के भ्रमजाल में वो फंस गए और उसके बाद ये सब तिकड़म शुरू कर दिए। कोई भी व्यक्ति बताइए, उपराष्ट्रपति से, चंद्रबाबू नायडू भी उपराष्ट्रपति थे, कौन मिलने जा रहा है, कब जा रहा है, चलिए चंद्रबाबू नायडू तो साउथ के थे। धनखड़ साहब का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता है। ये समाजवादियों का जो पुराना रिश्ता है, ये वही रिश्ता है, नॉन भाजपा नॉन कांग्रेस अलायंस का। उसमें माननीय चंद्रबाबू नायडू भी रहे हैं, उसमें माननीय हमारे नीतीश कुमार जी भी आते हैं, उसमें माननीय हमारे अखिलेश जी भी आ जाते हैं, उसमें माननीय स्टालिन जी भी आ जाते हैं। आजकल एक नए खिलाड़ी आए हैं तेलंगाना में, बीआरएस, बड़ा अद्भुत चल रहा है, उसके ऊपर मैं अलग से बताऊंगा। उन्होंने अपनी बेटी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और अपने भतीजे वगैरह के ऊपर ज्यादा विश्वास है उनको। अब बेटी नाराज है, अपनी बेटी के कविता, अब इन्हीं के चक्कर में वो जेल भी गई, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गई, जेल रह करके आई, कई दिनों कई महीनों तक उनको बेल नहीं मिला, लेकिन अपने पिता के खिलाफ वो बिगल फूंक चुकी है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ भी जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। अब ये राजनीति में ये कहना ठीक नहीं है कि जिसके ऊपर संगीन आरोप हैं वो किसी पार्टी में जा नहीं सकते हैं, वो ठीक भी हो सकता है। अब उस पर मत जाइए, वो हमारा विषय नहीं है। अभी विषय है कि ये जो सारे लोग हैं, जो नॉन भाजपा नॉन कांग्रेस अलायंस वाले लोग हैं, ये सभी इकट्ठा होकर के किसी एक बड़े अलायंस को साथ में रखते हैं, और ये तब से चला आ रहा है। ये चौधरी देवीलाल के जमाने से चला आ रहा है, बल्कि अभी देवीलाल नहीं, 77 से चला आ रहा है, 74-75 से चला आ रहा है। जब पहली बार आप देखिए, जब मुरारजी देसाई के शासनकाल में, ये उसी वक्त से चलता आ रहा है, मुरारजी देसाई के जमाने से। तो एक जो ग्रुप है, उस ग्रुप की बड़ी ये इच्छा रहती है। अब उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माननीय धनखड़ साहब, और फिर उनका जो एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस वो किसी एक बड़े दल से कर लेते हैं। अभी वो बीजेपी के साथ थे, और कल वो प्लानिंग कर रहे थे कि मोदी को सबक सिखाने के लिए वो कांग्रेस को साथ में ले सकते हैं, और फिर बीजेपी के कुछ लोगों से मदद लिया जा सकता है। तो ये तिकड़म कर रहे थे कि कुछ आंकड़ा इस तरह से जोड़ने की कोशिश हो, जहां एकनाथ शिंदे को भी समझाया जाए और इधर आप भी समझ लें, फिर उनका कर लें। ये संदेश पहुंचा, लेकिन संदेश पहुंचने से पहले ही लीक हो गई बात, और उसके बाद तो प्रतिफल आपके सामने है। अब उस पर यह टिप्पणी हो रही है कि वो हड़बड़ाहट में थे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने की वजह से उन्होंने ये गलती कर दी। अब उस गलती को ठीक करने के लिए ऑपरेशन 9 सितंबर चला रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि जो बीजेपी में जो नाराज एमपी हैं, उनको साथ में लिया जाए और एनडीए के उम्मीदवार को किसी भी सूरत में हराया जाए। इसके लिए एकनाथ शिंदे से संपर्क करो, और धीरे 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 जो बीजेपी में जो थोड़े असंतुष्ट खेमा है, उसमें आग लगाओ, और उसमें सबसे पहले चला दो नाम नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी कितने भी नाराज हों नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी कितने भी नाराज हो नितिन गडकरी से, लेकिन दो भाई की लड़ाई में कभी आपने देखा है कि उन्होंने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया? एक दो घटना ऐसी होती है लेकिन भाई भाई की लड़ाई है, मां के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं करता है। तो पार्टी इनकी मां है, और एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन इनके मां के उम्मीदवार हैं, और ये सोच रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे सांसदों की होड़ लगी हुई है जो मोदी से नाराज बैठे हुए हैं। उसका आधार क्या दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जो चुनाव था, उसमें अमित शाह जेपी नड्डा के कैंडिडेट संजीव बालियान को हरा दिया, और सबने मिलकर के राजीव प्रताप रूडी को जिता दिया। और इससे साबित होता है कि अमित शाह की पकड़ कमजोर हो रही है। अरे भाई, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था, एक क्लब का चुनाव है। उसका चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या एक हो सकता है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को आधार बना करके इतनी बड़ी राजनीतिक तैयारी कर ली कि हो सकता है गली मोहल्ले के क्रिकेट में खेलने वाला खिलाड़ी जो है, वो वनडे का और टेस्ट सीरीज का भी प्लेयर बन सकता है। ये ख्वाब देख लिया इन्होंने कि देख हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
अब इसी ख्वाब पे ये कह रहे हैं कि जब संजीव बालियान एक ही पार्टी के, संजीव बालियान हार गए, राजीव प्रताप रूडी जीत सकते हैं, दोनों बीजेपी के। तो यहां पर तो बीजेपी बहुत, इसका मतलब बहुत लोग असंतुष्ट हैं अमित शाह जी से, अमित शाह जी के नाफरमानी को दोहराते हुए। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो विजय मिली है, उसमें जो पुराने, जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो भी वहां पर वोटर हैं, और वो सभी अन्य अन्य पार्टियों के हैं। वो सबने मिलकर के उनको वोट दिया है। उसमें बिहार के बहुत सारे सांसद हैं, इस पर मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। उस वोट को वहां से कैलकुलेट करते हुए कि अमित शाह का उम्मीदवार संजीव बालियान हार गया और उनके विरोधी गुट का उम्मीदवार जो है वो राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गया, तो उसी को रेप्लिकेट किया जा सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ख्वाब देख रहे हैं। अब इस ख्वाब को बुनने के लिए कोई ऐसा तो हो कि ख्वाब देखने वाला भी हो, और वो देख करके सारे सपने को साकार करने के लिए शुरुआत करें। तो वो सपना, अभी जो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, वो सपना आजकल देख रहे हैं धनखड़ साहब, अभय चौटाला के फार्म हाउस में निवास करते हुए। और वहां तमाम लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या करें, क्या रणनीति बनाएं। तो पहली कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से 9 सितंबर को विपक्ष तो लामबंद हो ही वो है, और जो एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं उनको किसी भी हालत में तोड़ा जाए। मैं इस पर कल बना चुका हूं, लेकिन इसकी कमान धनखड़ ने ले ली है अब, और इसीलिए धनखड़ मौन है, चुप है। अगर 9 सितंबर का ऑपरेशन थोड़ा बहुत भी कामयाब हो गया, 25-30 भी क्रॉस वोटिंग हो गई, तो ये टेस्ट होगा। अगर 25-30 भी क्रॉस वोटिंग हो गई ना, तो बड़ा हौसला हो जाएगा। इनको मालूम है कि 100 सीटों का डिफरेंस है, और इतना बड़ा डिफरेंस करके वो क्रॉस वोटिंग में नहीं जीत पाएंगे। एब्सटेन करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं अभी, तो उस पर माथापच्ची चल रही है। लेकिन ये नहीं कि हमारा उम्मीदवार हमारा जीत ही जाए। इनकी कोशिश है कि न जीते कोई बात नहीं है, लेकिन 25-30 क्रॉस वोटिंग हो जाए किसी भी तरीके से, उसी को जीत मान लेंगे। इंडिया अलायंस का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, इस पर मुहर लगी हुई है पक्की। लेकिन फिर भी इनका जो ड्रीम है वो ये है कि न जीते कोई बात नहीं, पहले तो प्रयास करो कि जीत जाए। अगर न जीते तो एक काम करो कि 25-30 के आंकड़े तक क्रॉस वोटिंग करवा लिया जाए, और अगर वो क्रॉस वोटिंग हो गई, बस इसको हम लोग प्रचारित कर देंगे कि विश्वास खो दिया है मोदी ने, और मोदी और शाह के खिलाफ अब खुल के लोग बोलने लगे। मोदी शाह के नेतृत्व में अब भरोसा नहीं है। अरे साहब, 25-30 क्रॉस वोटिंग हो गई, क्या है? फिर देखिएगा आप, इनका कैंपेन चलेगा। अब इसका प्रतिफल क्या होगा? ये चाल चला जा रहा है, अब जैसे कहते हैं शह, और मात नहीं है। यहां शह दिया जा रहा है कि अगली जो चाल होगी, उस चाल से मात दी जाएगी। और अगली चाल क्या है? नवंबर महीना अगली चाल है। सारे इनके राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने एक गलती कर दी, थोड़ा सा इंतजार करते, बिहार चुनाव का इंतजार करते। क्यों? क्योंकि खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी में या अपने लोगों को कहीं कहीं ये बोला है कि भाई बिहार चुनाव तक शांति बनाए रखो, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तेलुगु मीडिया में कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं, बेसलेस बातें। अब तेलुगु वाले वो सोचते रहते हैं कि भाई हम ही भारत हैं, तब इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो वो सोच रहे होंगे, मैं हैदराबाद में रहा हूं, मुझे मालूम है। तो हैदराबाद में इस तरह की चर्चाएं चलते रहती हैं कि अरे नायडू गाड़ू तो इस बार बन जाएंगे, नायडू गाड़ू को बनाना है, नायडू गाड़ू बनाओगे कैसे भाई? 16 एमपी है, नायडू गाड़ू को बनाना है, ये सब चलेगा नहीं। तो नायडू गाड़ू को पीछे से हवा दिया जा रहा है, और पंप दे दे करके उस उनके बलून को ऊपर किया जा रहा है। नायडू बाबू लेकिन बहुत होशियार है। नायडू बाबू को पता है कि भैया इनके बलून के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई भी पिन मार देगा और हम बर्स्ट कर जाएंगे। हम इनके गैस के सहारे नहीं उड़ सकते हैं।
तो नायडू गारू जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा इंतजार करते हैं। अगर ये लोग हवा ही दे रहे हैं, तो इंतजार करते हैं कहाँ, कब तक का? बिहार चुनाव का। और बिहार चुनाव में अगर एनडीए की पराजय होती है और बुरी तरह से पराजय होती है, जिसकी अपेक्षा इनको लग रही है कि वहां पर हंग असेंबली आ सकती है। प्रशांत किशोर एक न्यू इंटरेंट हो गए हैं और प्रशांत किशोर 10%, 15%, 20% तक भी वोट काट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, 15% से अगर वो ज्यादा वोट ले आए, तो 15% वोट ला करके जेडीयू बिहार में 43 सीट पर खड़ी है। और अगर 15% वोट से अधिक शेयर आ जाता है इनका, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 15% एक थंब रूल होता है कि अगर 15% से अधिक वोट कोई पार्टी ले आई है, तो 25-30 के आसपास वो उनका कैंडिडेट जीत करके आ सकता है। और अगर 25-30 कैंडिडेट स्वराज पार्टी का जीत के आ गया, तो खेल पलट सकती है, बाजी पलट सकती है और फिर वो इक्विलिब्रियम फैक्टर हो जाएंगे। वो जिधर पलटेंगे, बाजी उलट उधर पलट जाएगी। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर एनडीए की बिहार में हार होती है, तब फिर नीतीश कुमार का क्या मूव होता है। नीतीश कुमार को आरजेडी नहीं लेगी, ये अभी तक का दृष्टिकोण तो यही कह रहा है। लेकिन केंद्र में कुछ इधर, अच्छा, केंद्र में ये सोच रहे हैं क्या कि जो नीतीश बाबू के जो 11-12 सांसद हैं, वो नीतीश बाबू के सांसद। अरे बाबा, वो नीतीश बाबू के सांसद नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। उसमें से 8-10 तो अभी फौरन आज के आज पहुंच जाएंगे बीजेपी के पास। और जब वो स्थिति आएगी तो होगी। वो ठीक है, एक दो सांसद आरजेडी में भी जा सकते हैं, ये 5 सांसद जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सांसद बीजेपी के रूप में चली जाएगी। नीतीश बाबू इस बात को जानते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म परिदृश्य क्या होगा कि अगर बिहार चुनाव में एनडीए खेत रहती है, हार जाती है, तो नीतीश बाबू का मूव क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रबाबू गाड़ू अपनी चाल चलेंगे। और अपनी उनकी चाल नहीं होगी, उनकी चाल को चलाने के पीछे दिल्ली के फार्म हाउस में बैठ करके रणनीतियां बन रही है कि 2 महीने और इंतजार कर, अभी हड़बड़ाहट मत करो, एक गलती तुमने कर दी है, अभी गलती मत करो, 9 सितंबर के लिए कोशिश करो, ऑपरेशन 9 सितंबर कामयाब करना है। और उसका एक आंकड़ा दिया गया है भाई, 25-30 एमपी का क्रॉस वोटिंग करवाओ। जीतेंगे नहीं, ये तो मालूम है, इतनी संख्या में क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर 25-30 भी हमने क्रॉस वोटिंग करवा ली, तो ट्रंप जी हमारे खुश हो जाएंगे, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं वो खुश हो जाएंगे, जो डीप स्टेट है उनका बड़ा समर्थन मिलने लगेगा। और नवंबर आते आते तो फिर मोदी को हटा ही देंगे और उसके लिए चंद्रबाबू गाड़ू को तैयार कर लेंगे। तो ऑपरेशन 9 सितंबर और उसके बाद एक्सटेंडेड ऑपरेशन फॉर नवंबर, ये चल रही है फार्म हाउस में। बढ़िया बढ़िया चाय, बढ़िया बढ़िया पकौड़े, बारिश हो रही है अभी दिल्ली में, तो चाय पकौड़े पर चर्चा चल रही है और ये रणनीति बन रही है कि पहले 9 सितंबर को शक्ति को छीण करो। उसको पूरी तरह से तो सत्ताच्युत नहीं कर पाएंगे, अपनी उपराष्ट्रपति अपना नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन थोड़ा कमजोर कर दो, थोड़ा कमजोर ही हमारी बड़ी जीत हो जाएगी। और फिर इसको स्ट्रेच करके नवंबर में तो पूरा खेल ही पलट देंगे और चंद्रबाबू गाड़ू को बोलेंगे कि भाई अब आप कुछ निर्णय लो, तैयारी करो। और फिर चंद्रबाबू गाड़ू के मन में कुलाचे भरने लगेगा और उनका जो है लड्डू फूटने लगेंगे और कहेंगे कि एक बार फिर से रायसीना हिल की तरफ चला जाए। ये ख्वाब ख्वाब रहने वाले हैं पूरी तरह से। ऑपरेशन 9 सितंबर फुस होगा, फेल होगा टोटल, और ऑपरेशन नवंबर भी फेल होगा। सुन लीजिए आज ही, ऑपरेशन नवंबर भी फेल होगा, ऑपरेशन 9 सितंबर ही फेल होगा। लेकिन ये ख्वाबों में सोचते रहें, इनके ख्वाब कि इनकी सोच, इनको मुबारक हो, इनको बधाई हो, सोचने पर किसी की पाबंदी नहीं है, हम भी नहीं लगा सकते, आप भी नहीं लगा सकते। तो इनके सोच के लिए इनको बहुत-बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। आप लोग 9 सितंबर ऑपरेशन के लिए इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।